जय हिंद दोस्तों, मैं प्रेम नैनीवाल और एक बार फिर से रूबरू हो रहे हैं हम एनवीरा के माध्यम से। दोस्तों, आज हम अपने चैप्टर 9 का पार्ट 3 करने जा रहे हैं। चैप्टर चल रहा है हमारा बल और गति। दोस्तों, इस चैप्टर में पीछे के जो 2 वीडियो है उनमें हमने सीखा है कि राशियां क्या होती है, भौतिक राशियां क्या होती है और किस प्रकार से वे सदिश बनती है और किस प्रकार से वे अदिश बनती है। वो सारी चीजें हमने पढ़ी है। और उसके बाद कुछ छोटी छोटी भौतिक राशियां जैसे कि वेग के बारे में, जैसे कि घनत्व है, या फिर जैसे कि और भी कई सारी राशियां हमने पढ़ी है, गति के बारे में, चाल के बारे में। तो इस प्रकार से उन्हीं भौतिक राशियों को पढ़ते हुए आज हम कुछ आगे और पढ़ना चाहते हैं। और वो टॉपिक जो हमारा अगला है वो है एक समान गति को लेकर। दोस्तों, गति और बल ये हमारा चैप्टर है और मैंने आपसे कहा भी है कि इस चैप्टर के पहले पड़ाव में हम गति के बारे में सीखेंगे और उसके बाद हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा बल। तो फिलहाल गति चल रही है और गति में हमने कुछ बातें तो की है और अब आ जाते हैं आगे। देखो, गति के प्रकार भी हमने सीखे हैं और गति के 3 प्रकार महत्वपूर्ण है और वो है सरल रेखीय गति, यानी कि जब कोई वस्तु सीधी रेखा में चल रही हो, और उसके बाद वृत्ताकार पथ में गति या वर्तुल गति जैसे हम कह सकते हैं, यदि कोई वस्तु गोल गोल घूम रही है। और उसके बाद लास्ट यानी कि अंतिम जो टाइप है उसका वो क्या है कि दोलनी गति, यानी कि अगर कोई वस्तु माध्य स्थिति के इर्द गिर्द क्या कर रही है, दोलन कर रही है। हम उसकी परिभाषा के लिए ये कहेंगे कि यदि कोई वस्तु अपनी माध्य स्थिति के इर्द गिर्द दोलन कर रही हो, इर्द गिर्द लगातार गति कर रही हो, तो वो उसकी आवर्त गति होगी या दोलन गति होगी। दोलन गति को आवर्त गति भी कह सकते हैं क्योंकि वस्तु अपनी गति को दोबारा से वापस दोहराती है, तिबारा वापस दोहराती है, तो ये स्थितियां वहां पे होती है। दोस्तों, गति के अगले इस टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक समान गति। एक समान गति, और जैसा कि आपको नाम से लग रहा है एक समान, ये बात बिल्कुल सही है। ये गति एक समान ही होगी, यानी अगर कोई वस्तु है और वो समान समय में समान दूरी तय करती है, समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, तो वो उसकी एक समान गति होगी। जैसे मेरा कहने का मतलब है कि यदि कोई वस्तु है, कोई गाड़ी है, कोई मोटर बाइक है, और वो समान समय अंतराल यानी कि प्रत्येक मिनट में या प्रत्येक सेकंड में वो समान दूरी तय करती है। जैसे पहले के 1 मिनट में वो 1 किलोमीटर चली है, दूसरे के 1 मिनट में और वो 1 किलोमीटर चल चुकी है, तीसरे 1 मिनट में और 1 किलोमीटर तक चल चुकी है। कहने का मतलब ये हुआ कि वो लगातार प्रत्येक मिनट में 1-1 किलोमीटर चल रही है, यानी कि 5 मिनट बाद जब हम उसे देखेंगे तो लगेगा कि वो वस्तु 5 किलोमीटर चल चुकी है। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि अगर मैं सेकंड में बात करूं, समय को उसके मूल मात्रक सेकंड से लिखूं, तो देखिए एक छोटा सा एग्जांपल मैं आप लोगों को देना चाहता हूं। सेकंड में यहाँ पे लिखने वाला हूं और पहले के 100 सेकंड में वस्तु 1 किलोमीटर चलती है, ऐसा मैंने माना है। दूसरे और 100 सेकंड में यानी कि तब 200 सेकंड हो जाएंगे और 200 सेकंड में वस्तु 2 किलोमीटर चल चुकी होगी, यही वस्तु लगातार। और तीसरा अगर हम देखें तो जब तक 300 सेकंड बीत चुके होंगे तब तक वही वस्तु 3 किलोमीटर चल चुकी होगी। अगर और देखेंगे तो 400 सेकंड जब तक बीतेंगे तब तक वो वस्तु 4 किलोमीटर चल चुकी होगी। 500 सेकंड बीतेंगे तब तक वो वस्तु 5 किलोमीटर चल चुकी होगी। मैं ऐसा कहूंगा, यहां मैंने सेकंड में लिखा है समय को और इसके साथ मैंने यहाँ पर मीटर में या किलोमीटर में लिखा है मैंने दूरी को। दोस्तों, यहाँ आपको समझना क्या है उस बात पे गौर कीजिएगा। एक समान गति क्या है? जैसे पहले वो वस्तु 100 किलोमीटर चल रही, 100 सेकंड तक वो चल रही थी और उसकी जो दूरी थी वो केवल और केवल 1 किलोमीटर थी। और जब तक 200 सेकंड बीते यानी और इनके बीच का अंतराल यानी कि 100 सेकंड, उन 100 सेकंड में 2 में से 1 घटाया, 1 किलोमीटर और चली, और 200 300 माइनस 200 यानी और 100 सेकंड में, इनके बीच 100 सेकंड का अंतराल है, और 100 सेकंड में 3 माइनस 2 कितनी चली, 1 किलोमीटर। अगर देखें तो और
इनके बीच अंतराल गीता है 100, इन 100 सेकेंड में वस्तु 3 और 4 के मध्य अंतराल गीता 1 किलोमीटर चली, यानी प्रत्येक 100 सेकेंड में, पहले 100 सेकेंड में 1 किलोमीटर, और 100 सेकेंड में 1 किलोमीटर, और 100 सेकेंड में 1 किलोमीटर, और 100 सेकेंड में 1 किलोमीटर, यानी कहने का मतलब कि उस वस्तु की गति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, वो एक समान चाल से चल रही है, उसका वेग एक समान है, उसकी गति एक समान है। तो ऐसी गति को हम एक समान गति कहते हैं। बहुत साधारण सी बात है और बहुत सिंपल सी है। देखिए, समान समय अंतराल है, यानी 200 माइनस 100 बच रहा है इधर, 300 माइनस 200 यानी 100 बच रहा है, 400 माइनस 300 यानी फिर से 100 बच रहा है। यानी समान समय अंतराल में यदि वो समान दूरी तय करती है तो हम कहेंगे कि उस वस्तु की जो गति है वो एक समान गति है। तो ये एक समान गति होती है। हम इसको ग्राफ के माध्यम से भी दोस्तों समझ सकते हैं, लेकिन पहले ये जरूरी है कि हम इसकी परिभाषा को जानें कि एक समान गति की परिभाषा क्या है। तो हम कुछ यूं कहेंगे कि यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में, यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो समान दूरी तय करती है तो उस वस्तु की गति क्या कहलाती है? एक समान गति कहलाती है। एक समान गति कहलाती है। बहुत साधारण सी परिभाषा है। लीजिए, मैंने आपसे कहा है, एक छोटा सा उदाहरण मैंने आपको दिया है कि वस्तु 100 सेकेंड में 1 किलोमीटर चलती है, वस्तु 200 सेकेंड 2 किलोमीटर। वही वस्तु जब तक 300 सेकेंड बीतेंगे तब तक हम देखेंगे कि वो 3 किलोमीटर आ गई है, और 400 सेकेंड बीतेंगे हम देखेंगे वो 4 किलोमीटर आ गई है, 500 सेकेंड बीतेंगे हम देखेंगे 5 किलोमीटर आ गई, यानी प्रत्येक 100 सेकेंड में 1 किलोमीटर वो चल रही है। अगर इसी स्थिति को ग्राफ में दर्शाना चाहे तो ग्राफ किस तरीके से होगा? यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि एक समान गति का जो ग्राफ है वो हमेशा सरल रेखीय प्राप्त होगा। यहाँ पे देखिए, मैं इधर लिख रहा हूं यहाँ पे दूरी को वस्तु की जो गति है उसके बारे में मैं यहाँ पे लिख रहा हूं दूरी, जिसे मैं डी कह देता हूं। उसके बाद यहाँ मैं लिख रहा हूं समय, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं टी से। तो समय टी के लिए दोस्तों मूल बिंदु यहाँ पे 0 है, ये वाला। यहाँ मैं अंकित करता हूं 100 सेकेंड, 200 सेकेंड, 300 सेकेंड, 400 सेकेंड एंड 500 सेकेंड। लीजिए, इधर मैं किलोमीटर को दर्शाता हूं, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर और 4 किलोमीटर और 5 किलोमीटर। तो आप क्या देखेंगे? आप ये देखेंगे कि जब तक भाई समय है और दूरी है, समय और दूरी, जब तक 100 सेकेंड का समय होगा तब तक वस्तु केवल 1 किलोमीटर चलेगी, यानी 100 सेकेंड का समय तब तक वस्तु केवल 1 किलोमीटर, कहने का मतलब ये बिंदु यहाँ होगा। दूसरी बात कि जब तक 200 सेकेंड बीतेंगे तब तक वस्तु 2 किलोमीटर चल चुकी होगी, यानी कि 200 सेकेंड और 2 किलोमीटर। मेरा कहने का मतलब है कि बिंदु जो आपको प्राप्त होगा वो यहाँ कहीं होगा। तीसरा 300 सेकेंड और 3 से लगा करके मैं जब 300 तक की कहानी आपको बताता हूं तो बिंदु यहाँ प्राप्त होता है। 400 से अगर 4 तक की दूरी को मैं देखता हूं तो वो यहाँ आपको मिलता है। 500 से तो इस तरीके से मिलता जाता है। मैं इसको जब मूल बिंदु से मिलाता हूं तो एक सरल रेखा यहाँ पे हमें दिखाई पड़ती है। यदि आप स्केल से बनाओगे तो बहुत सिंपल यहाँ पे आपको नजर आएगा। यानी ये जो इसका ग्राफ होगा वो ग्राफ हमेशा कैसा होगा? ग्राफ सरल रेखीय होगा। तो ग्राफ सरल रेखीय, और सरल रेखीय ग्राफ होगा तो हम कहेंगे कि वस्तु की गति एक समान है। लेकिन दोस्तों, एक समान गति, एक विशेष एक समान गति जिसे हम कह सकते हैं एक शुद्ध एक समान गति, वो संभव है भी नहीं, यानी बहुत मुश्किल होता है। मशीनरियों के लिए ये काम संभव है। लेकिन दोस्तों, अगर
अपन किसी भी गाड़ी की बात करें, कार, मोटर बाइक है, जैसे कि कोई बस है, ट्रक ले लीजिए, रेलगाड़ी ले लीजिए, तो जितनी भी गाड़ियां हैं वो गाड़ियां एक समान गति नहीं करती है। वो गाड़ियां एक समान गति इसलिए नहीं करती है क्योंकि हमें पता है कि प्रत्येक गाड़ी जब चलना प्रारंभ करती है तो उसका वेग 0 होता है। वो 0 से शुरू होती है, उसका वेग 5, 10, 15, 20 से बढ़ करके 70, 80 हो जाता है। उसके बाद जब भी उसको रुकना होता है तो वो गाड़ी धीमे होती है और 80 से 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 और उसके बाद उसका वेग क्या होता है, 0 होता है। यानी कहने का मतलब है कि गाड़ियां एक समान वेग से गति नहीं करती, बल्कि वो कंटिन्यू एक बार में बढ़ता है और फिर उसका वेग घटता है, यानी उसकी जो गति होती है वो असमान होती है। अगर आपसे कहें एक समान गति के लिए ग्राफ, तो एक समान गति के लिए दोस्तों ग्राफ ऐसा होगा। अच्छा, नॉर्मली ये समय वगैरह आपसे ना पूछे और कहे एक समान गति के लिए ग्राफ कैसा होगा, तो आप कह देंगे कि एक समान गति के लिए ग्राफ ऐसा होगा। ये एक समान गति को रिप्रेजेंट करता है। जब यहाँ समय और यहाँ दूरी हो तो ये एक समान गति के लिए ग्राफ होगा। तो इस तरीके से आप दर्शा सकते हैं। अगर रीडिंगे कहीं पे पाठ्यांक आपको दे रखे हैं तो वहां स्थितियां ऐसी होगी। परिभाषा की जहां तक बात है तो आप समझ गए होंगे कि यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में, बस यहां से आपको याद रखना है कि समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो वो एक समान गति कहलाती है। उस वस्तु की एक समान गति वो होगी। तो ये एक समान गति को लेकर था दोस्तों। अगर बात इसकी विपरीत हो, उल्टी हो, कैसे कि एक समान नहीं बल्कि असमान गति हो, तब क्या होगा भाई? एक समान, यदि समान समय अंतराल में समान दूरी तय करने को एक समान कहते हैं, तो समान समय अंतराल में समान दूरी यदि वस्तु न तय करती है तो हम कहेंगे कि वो असमान गति है। यानी इस गति को छोड़ के बाकी सारी जो गतियां हैं वो असमान गति है। मैं चाहे स्कूटर की गति को कहता हूं या कुछ और, वो गति असमान है। लेकिन ध्यान रहे कि असमान गति के लिए जो ग्राफ बनेगा वो इस तरीके का नहीं होगा, वो ग्राफ भी असमान होगा, यानी वो सरल रेखा में प्राप्त नहीं होगा। तो कहने का मतलब है कि असमान गति काफी जगह दैनिक जीवन में देखने को मिलती है, लेकिन एक समान गति की स्थितियां बहुत मुश्किल है। लीजिए, क्योंकि हल्का छोटा मोटा फर्क हो ही जाता है गति में, और वहां हम एक शुद्ध एक समान गति उसे नहीं कह सकते। दोस्तों, बात आगे दूसरे नंबर पे हम करना चाह रहे हैं किसकी? असमान गति। असमान गति क्या होगी ये बात समझ लीजिए। असमान गति, यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय नहीं करती है, वो असमान दूरी तय करती है। पहले के 100 सेकेंड में वो 4 किलोमीटर चल दी, दूसरे 100 सेकेंड में वो 8 किलोमीटर चल दी, तो ऐसा होगा। जैसे मैंने आपसे कह दिया कि 100 सेकेंड में वो वस्तु पहले 1 किलोमीटर चलती है, जब तक 200 सेकेंड बीत चुके होते हैं तब तक वो वस्तु 3 किलोमीटर चल जाती है, और जब तक 300 सेकेंड बीत चुके हैं वो वस्तु 8 किलोमीटर चल जाती है, और जब तक 400 सेकेंड बीत चुके हैं वो वस्तु 8 से 9 किलोमीटर चल जाती है। ये दूरियां अगर ऐसे पाठ्यांक आपको दे रखे हैं, कहीं कोई लेना देना है ही नहीं। कैसे नहीं है कि पहले के 100 सेकेंड में तो वो वस्तु केवल 1 किलोमीटर चल पाई, यानी उसकी स्पीड धीमे थी। अगर दूसरे 100 सेकेंड में देखें, 100 और 100 कितने होते हैं? 200, यानी दूसरे 100 सेकेंड के इन अंतराल में, 100 सेकेंड के इस समय में वो वस्तु 1 से 3 हो गई, मतलब कितने किलोमीटर चली? 2 किलोमीटर। तो इन 100 सेकेंड में वस्तु 2 किलोमीटर चल गई। पहले 1 किलोमीटर चल रही थी, फिर 2 किलोमीटर चल गई। और तीसरे 100 सेकेंड में भी 300 माइनस 200 100 सेकेंड, तीसरे 100 सेकेंड में अगर देखें तो 8 माइनस 3 यानी 5 किलोमीटर चल गई। 5 किलोमीटर उसमें देखें तो वापस इसकी स्पीड धीमे हुई और 1 किलोमीटर चल गई, यानी 9 माइनस 8 1 किलोमीटर 100 सेकेंड में। तो आप देख रहे हैं कि पहले 100 सेकेंड में 1 किलोमीटर चली, दूसरे 100 सेकेंड में वो 2 किलोमीटर चल गई, तीसरे 100 सेकेंड तब तक बीते तब तक वो 5 किलोमीटर चल गई। कहने का मतलब उस वस्तु की जो गति है वो असमान है, वो समान नहीं है, वो एक समान रूप से नहीं चल रही है। वो कभी तेज चल रही है और कभी वो धीमी चल रही है। तो ये स्थितियां जब हो तो हम उसे असमान गति कहते हैं। दोस्तों, एक असमान गति की परिभाषा तो आप वैसे लिख भी सकते हैं, मेरे लिखने की आवश्यकता है भी नहीं कि समान समय अंतराल में यदि वस्तु समान दूरी तय नहीं करती है तो हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करता हूं ग्राफ को लेकर कि उसका ग्राफ कैसा होगा असमान गति का, तो आप ध्यान दीजिए कि असमान गति के लिए जो ग्राफ है वो ग्राफ
इस तरीके का होगा। ये ग्राफ में भाई दर्शाना तो वही है क्या, समय, और जो दूरी है d उसको ही रिप्रेजेंट करना है x और y अक्ष में, है ना। उसके बाद यदि समान दूरी तय नहीं करती है, मैं आपसे कहता हूं कि पहले के 100 सेकेंड में मान लो ज़्यादा चल गई या कम चल गई, ये 100 सेकेंड मान लीजिए, यहाँ पे 200 मान लीजिए, 300 मान लीजिए, 400 मान लीजिए, और 400 के बाद यहाँ 500 मान लीजिए, तो ये समय की बात है, यानी कि सेकेंड के लिए। अगर मैं यहाँ पे किलोमीटर बताता हूँ तो 1, 2, 3, 4 और 5 ये किलोमीटर है, यानी दूरी d के लिए मैं लिख रहा हूँ। यदि मैंने आपसे कहा कि पहले के 100 सेकेंड में वो वस्तु 1 किलोमीटर चली है, दूसरे 100 सेकेंड में यानी 200 सेकेंड में वो 3 किलोमीटर चल चुकी है, 300 सेकेंड तब तक बीते, तब तक वो वस्तु 5 किलोमीटर नहीं बल्कि 6 किलोमीटर चल चुकी है, 400 सेकेंड बीते तब तक वो 7 किलोमीटर चली है, तो ये असमान गति हो जाएगी। कहने का मतलब इसका ग्राफ कैसा भी आपको प्राप्त हो सकता है। तो आप लोग ये बिंदु यहाँ पे दर्शा के देख लेंगे कि ग्राफ कैसा मिलता है। तो इस तरीके से ये आड़ा तिरछा ग्राफ हमें मिल जाएगा, वो बात तो हो गई। लेकिन यदि मैं आपसे कहूं कि कोई गाड़ी है और उस गाड़ी की गति को ग्राफ में इंगित करो, मैं यहाँ पे डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ दूसरा ग्राफ। असमान के लिए ग्राफ आपको कैसा भी मिल सकता है, लेकिन मैंने आपसे कह दिया कि कोई गाड़ी है और गाड़ी की गति को आप ग्राफ में दर्शाओ। तो गाड़ी की गति को आप कैसे दर्शाओगे दोस्तों, यहाँ मूल बिंदु 0 है और गाड़ी हमेशा 0 से शुरू होती है। इस तरीके से गाड़ी हमेशा 0 से शुरू होती है, उसके बाद 0 से शुरू होकर आप उसे यदि एक समान वेग से चला रहे हो, मान लो 40 की स्पीड से चला रहे हो, कुछ देर तक चला रहे हो, बाद में रोकने के लिए आपको धीमे करते करते वापस वेग क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। वापस वेग क्या होना पड़ेगा, या वेग की बात करूंगा मैं तो वेग गाड़ी का 0 होना पड़ेगा। कहने का मतलब ग्राफ आपको ऐसा प्राप्त होगा। अगर मैं यहाँ देखता हूँ तो यहाँ मैक्सिमम की स्थिति है, यहाँ देखता हूँ तो यहाँ मैक्सिमम की स्थिति है। लेकिन गाड़ी के लिए अगर असमान गति का ग्राफ आपको इंगित करना है, किसी भी जो चलने, जैसे घोड़ा भी दौड़ रहा है तो वो भी 0 से ही शुरू होता है। खैर, तो पहले 0 से शुरू होगा, कुछ वेग बढ़ेगा, फिर एक समान गति से, जैसे आपकी सोच है कि आप 40-50 की स्पीड से गाड़ी चला रहे हैं, तो उस स्पीड से आपने गाड़ी चलाई, जैसे ही पहुंचे अपने लक्ष्य तक तो वापस वेग कम किया, और वेग कम करते करते उसका वेग क्या किया, 0, और गाड़ी वापस विराम अवस्था में आ गई। कहने का मतलब जो असमान गति के लिए ग्राफ अगर आपसे पूछा जाए बिना पाठ्यांकों के तो इस तरीके का होगा, और एक समान गति के लिए पूछा जाए तो मैंने आपको बताया है कि वो सरल रेखा में होगा। कैसी रेखा में, सरल रेखा में। तो मेन रूप से ये दोनों ग्राफ आपको याद रखने हैं यहाँ पे, कि ये असमान गति के लिए और ये एक समान गति के लिए। तो दोस्तों ये थी असमान गति। अब असमान गति में लगातार जो वेग है वो बढ़ता या घटता चला जाता है, तो ये क्या माजरा है, हम वेग बढ़ने को क्या कहेंगे और वेग घटने को क्या कहेंगे। दोस्तों एक भौतिक राशि मेरे को यहाँ पे याद आ रही है असमान गति को लेकर, और उस भौतिक राशि का नाम है त्वरण। त्वरण दोस्तों, इस त्वरण को स्मॉल वाले a से हम रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण भौतिक राशि है, कई जगह पे कैलकुलेशन में ये काम में आने वाली है, जैसे कि गति के समीकरणों में। दोस्तों त्वरण है क्या, सबसे पहले तो ये याद रखिए कि त्वरण असमान गति का ही पार्ट है। असमान गति के खानदान से ये है त्वरण, जैसे हम त्वरण कहते हैं ए से, स्मॉल वाले ए से उसे रिप्रेजेंट करते हैं। मात्रक की बात करेंगे, लेकिन पहले ये समझिए कि त्वरण है क्या, त्वरण किसे कहते हैं। दोस्तों जब भी वस्तु की गति में परिवर्तन होता है, वस्तु की गति में, वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है, तो वेग में परिवर्तन की जो दर होगी वही त्वरण कहलाएगी। कैसे, आप नहीं समझे, देखिए वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। पहले मैं इसकी परिभाषा को लिख दूं कि किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। त्वरण कहा जाता है, ये त्वरण की बात है। लेकिन वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर कुछ समझ में नहीं आ रहा। कैसे नहीं आ रहा, देखो यहाँ पे अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि किसी वस्तु का, किसी गाड़ी का वेग
वेग के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, वो गाड़ी 0 से शुरू होती है, 0 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो शुरू होती है और उसके बाद वो फिर 5 का वेग पकड़ लेती है, 5 की स्पीड से चलती है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पकड़ती है। उसके बाद वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पकड़ती है। वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ती है और पकड़ते पकड़ते अगर स्पीड बढ़ा रहे हैं तो वो गाड़ी 70-80 तक भी पहुंच चुकी होती है। दोस्तों बात कर रहे हैं त्वरण की, तो यहां अगर आप इसमें अंतर देखो कैसे, अगर मैं कुछ सेकंड बाद इसको देखूं तो गाड़ी के वेग में परिवर्तन आया है 5 का। अगर कुछ सेकंड बाद और देखूं तो फिर गाड़ी के वेग में परिवर्तन आया है कितने का, 5 किलोमीटर प्रति घंटा का। फिर अगर देखूं तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा का इसमें अंतर आया है, इसमें भी अंतर आया है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी गाड़ी का वेग बढ़ने की जो दर है वो 5 है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। गाड़ी 5-5 की स्पीड बढ़ा रही है और वो अपने लास्ट तक वो पहुंच रही है। तो दोस्तों ये जो दर है, यानी वेग तो है ही हमारे पास 5, 10, 15, 20, 80, 70, 90, 100, 120 जो भी है, तो वेग है ही, लेकिन वेग में जो परिवर्तन की ये दर है, यानी लगातार वेग जो बदल रहा है, परिवर्तन हो रहा है, उसकी जो दर है वो कहलाएगी त्वरण। वेग में परिवर्तन की दर, और उसे ही हम कहते हैं त्वरण। लेकिन त्वरण के लिए दोस्तों फॉर्मूला क्या होगा? आप त्वरण के लिए कुछ ऐसा लिखेंगे, त्वरण वेग परिवर्तन की दर, जहां पे दर कह दी जाए वहां आप क्या करेंगे, समय का भाग लगा देंगे। दर का मतलब समय का भाग लगाना। तो लीजिए त्वरण के लिए ये करेंगे कि वेग में परिवर्तन बट्टे परिवर्तन में लगा समय, जहां भी दर की बात हो वहां समय आप लोग समय का भाग वहां पे लगा देंगे। तो त्वरण वेग में परिवर्तन बट्टे समय, दर के लिए समय, वेग परिवर्तन में जितना समय लगा है वो समय, और इसे कहेंगे त्वरण ए का जो मान होगा, वेग में परिवर्तन को डेल्टा वी से लिखते हैं कई बार, लेकिन यहां हम क्या करेंगे दोस्तों, वेग में परिवर्तन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, ध्यान से देखिएगा। वेग में परिवर्तन के लिए हमें, जैसे वस्तु के प्रारंभ में अगर कोई वेग है तो हम उसे प्रारंभिक वेग कहते हैं। वस्तु का प्रारंभिक वेग जिसे हम u से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रारंभिक वेग यानी जब वो वस्तु चलना शुरू करती है, तो चलना जब वो शुरू करती है, प्रारंभ करती है, तो वहां वेग क्या होगा, उस वेग को प्रारंभिक वेग कहेंगे। वो वस्तु जिस वेग से शुरू होती है ना। और एक दूसरी बात और है, और वो है अंतिम वेग। कौन सा वेग? अंतिम वेग। यानी वस्तु जब वो रुकना चाहती है, वो रुकती है, उस समय उसका वेग क्या होता है, पहले का वेग, प्रारंभिक वेग, और लास्ट का जो वेग है यानी अंतिम वेग। अंतिम वेग को दोस्तों u से रिप्रेजेंट करते हैं। अब मैंने कहा वेग में परिवर्तन निकालो, वेग में अंतर निकालो, तो आप कहेंगे सर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, ये वेग में परिवर्तन को डेल्टा से लिखते हैं, डेल्टा वी यानी वेग में परिवर्तन। वेग में परिवर्तन निकालेंगे अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग को लेकर। तो बस वही मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि यहाँ वेग में परिवर्तन यानी अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बट्टे समय का भाग दर के लिए, तो लगा समय यदि t है तो समय का भाग, ये त्वरण का फार्मूला होगा। कहीं वेग वगैरह दे दिया जाए कि प्रारंभिक वेग वस्तु का इतना है, इतने वेग पर वस्तु रुकती है, वो उसका अंतिम वेग है, और यहाँ समय इतना लगता है, तो वस्तु का त्वरण ज्ञात कीजिए। आप वहां अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को घटा लेंगे और उसमें समय का क्या दे देंगे, भाग दे देंगे, तो ये होगा। अब यदि मैं आपसे कहता हूं कि इसका मात्रक क्या होगा, भाई त्वरण का मात्रक होता है, बिल्कुल होता है। वेग में परिवर्तन है, वेग का मात्रक, और बट्टे समय का मात्रक, वही ऊपर फॉर्मूले से ही मात्रक बनाते हैं, तो वेग का मात्रक बट्टे समय का मात्रक। वेग का मात्रक आप लोग को पता है मीटर प्रति सेकेंड बटे, यहाँ लगा समय यानी कि समय का मात्रक सेकंड, टी से समय को लिखते हैं, और मात्रक क्या है सेकंड। मीटर प्रति सेकंड का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, किसके लिए, त्वरण के लिए। ये त्वरण का क्या होगा, मात्रक होगा। दोस्तों त्वरण का जो मात्रक है मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर आया है, साथ ही
वेग में परिवर्तन की जो दर है, इस बात को आप लोग भूलिएगा मत, इसे याद रखिएगा कि वेग में परिवर्तन की दर, दर का मतलब वेग परिवर्तन में समय का भाग, बस फॉर्मूले से याद रख लेना। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण। बस यही है त्वरण, दूसरा कुछ नहीं है। चलिए, तो त्वरण की बात हमने की है, लेकिन त्वरण के लिए एक छोटा सा हिस्सा और है दोस्तों, वो ये है कि त्वरण दो प्रकार से हो सकता है। त्वरण दो प्रकार से कैसे? कि एक तो वेग में परिवर्तन हो रहा है, वेग में परिवर्तन दो प्रकार से हो सकता है। वस्तु का वेग बढ़े, यानी 5 से, जैसे 5 से 10, 10 से 15, 20, 25 ऐसे हुआ है, तो वेग में परिवर्तन। अब कभी वस्तु का वेग 20 हो गया, मान लो अब घट रहा है, वापस वस्तु को यानी गाड़ी को रोकना है, तो 20 से 15, 10, 5, 0, जो वेग में माइनस में जो परिवर्तन आ रहा है वो, यानी एक तो धनात्मक त्वरण जिसे हम कह सकते हैं और एक ऋणात्मक त्वरण जिसे हम कह सकते हैं। तो त्वरण दो प्रकार का होता है। जैसे मैं यहां इसे लिख देता हूं कि एक जो त्वरण है उस त्वरण को आप कहेंगे धनात्मक त्वरण, धनात्मक त्वरण यानी पॉजिटिव वाला, और दूसरा जो मैं आपको बता रहा हूं वो है ऋणात्मक त्वरण यानी कि नेगेटिव वाला। दोस्तों, धनात्मक त्वरण और ऋणात्मक त्वरण से मतलब वही है कि यदि वस्तु के वेग में जो परिवर्तन हो रहा है वो यदि प्लस हो रहा है, यानी 5 से 10 हो रहा है, 10 से 15, 15 से 20 हो रहा है प्लस, तो धनात्मक त्वरण की स्थिति बनेगी। और यदि वस्तु का अब 20 हो गया, अब आगे मान लो वापस 15 हो रहा है, आगे वापस जैसे कि 13, 12 होते होते वापस 15 के बाद वापस कम होते होते 10 हो गया, 5 हो गया, 0 हो गया, तो अगर ऋणात्मक परिवर्तन आ रहा है तो उसे हम ऋणात्मक त्वरण कहेंगे। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात और याद रखें कि ऋणात्मक त्वरण को ही हम लोग कहते हैं मंदन। क्या कहते हैं? मंदन। तो मंदन से कंफ्यूज मत होना, मंद हो जाना, गति क्या होना? मंद होना, वही बात मंदन को लेकर है। तो यहां मैं मंदन के बारे में आपको बता रहा हूं, बस ऋणात्मक त्वरण को ही उस वस्तु का मंदन कहा जाता है, या मंदन जैसी भौतिक राशि वहां पे बनती है। तो ये सारी चीजें हैं असमान गति को लेकर, एक समान गति को लेकर। और यहाँ दोस्तों एक समान और असमान से सवाल बनता भी है, तो आपको याद रखना चाहिए। तो एक समान और असमान गति के लिए, लेकिन अभी अपन लोग क्या करने वाले हैं वो बात समझिए कि ग्राफ जैसी स्थितियां मैंने आपको बताई है, और ग्राफ अब और बनाने वाले हैं, और जिसे मैं वेग समय ग्राफ कहूंगा। दोस्तों, वेग और समय के मध्य जो ग्राफ बनता है उस ग्राफ को वेग समय ग्राफ कहा जाता है। कैसे? मैं अगर y अक्ष पे वेग को लेता हूं और ग्राफ के x अक्ष पर समय को लेता हूं, तो ऐसा ग्राफ, ये दूसरी परिभाषा इसकी हो सकती है, ये ग्राफ क्या कहलाएगा? वेग समय ग्राफ। देखो, वेग समय ग्राफ अगर एक समान वेग से वस्तु गति कर रही है उसके लिए भी बन सकता है, असमान वेग से वस्तु गति करती है उसके लिए भी बन सकता है। तो कैसे? सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि वेग समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ, ये ग्राफ हम बनाने जा रहे हैं। दोस्तों, वेग समय ग्राफ से लेना देना है कि एक ऐसा ग्राफ जिसके x अक्ष पर हम किसे दर्शाएं? समय को, और y अक्ष पर वेग को दर्शाएं, तो वो वेग समय ग्राफ होगा, है ना। तो इसके लिए कुछ यूं अपन लिखेंगे कि ऐसा ग्राफ, ऐसा ग्राफ जिसके y अक्ष पर वेग को तथा x अक्ष पर समय को दर्शाया जाता है, उसे वेग समय ग्राफ कहते हैं। उसे वेग समय ग्राफ कहते हैं। ये वेग समय ग्राफ होगा, यानी एक ऐसा ग्राफ जिसमें ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। y अक्ष पर मैं किसे दर्शाता हूँ? वेग v को दर्शाता हूँ, और x अक्ष पर यदि समय t को दर्शाता हूँ, ये उसका मूल बिंदु 0 है। तो ये वेग समय ग्राफ होगा। अब ये वेग समय ग्राफ दोस्तों अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। जैसे
पहला, जैसे जब गति क्या हो, जब गति एक समान हो, एक समान गति के लिए, एक समान वेग के लिए, है ना, तो वो ग्राफ बन सकता है। ये इसकी पहली स्थिति है। दूसरा, एक समान त्वरण के लिए, दूसरी स्थिति। तीसरी स्थिति आप लोग कह सकते हो कि असमान त्वरण के लिए। अगर त्वरण असमान स्थिति हो रही है तो ग्राफ कैसा बनेगा? वो तमाम सारी स्थितियां हैं जो हम अगले वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। फिलहाल आज के लिए हमने वेग समय ग्राफ देखा है और ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। 2-3 प्रकार के जो ग्राफ बनेंगे और चर्चा करेंगे कि किस तरीके से बनाने हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने खूब सारी चीजें सीखी भी हैं, जैसे कि हमने एक समान गति को लेकर बातें की है, वो क्या है, उसका ग्राफ कैसे बनता है, क्या ग्राफ सरल रेखा में होता है, हाँ बिल्कुल, और एक समान के बाद हमने असमान गति को देखा है और मैंने आपको हिंट दिया है कि वेग समय ग्राफ के बारे में हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो फिलहाल आज के इस वीडियो सेशन के लिए इतना ही, इजाजत चाहेंगे आपसे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए इन्हें और इन्हें शेयर भी कीजिए अपनों के साथ, इतना आपसे कहेंगे। और दोस्तों, पढ़ते रहें। धन्यवाद।